था आपका अपना चैनल नॉलेज अब 24 में। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर भी कर दें। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी असम में। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कर्नाटक में स्थित है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसका कुछ विशेष पॉइंट को जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो कुछ विशेष पॉइंट इस प्रकार है। ओके दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1974 ईस्वी में की गई थी। ओके दोस्तों, 1974 ईस्वी में की गई थी। जैसे और भी कर्नाटक में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ पे दर्शाया गया है। ओके दोस्तों, जैसे राजीव गांधी, ओके दोस्तों, राजीव गांधी, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ही स्थित है। ओके दोस्तों, बात करें दूसरा नंबर पॉइंट की, जैसे कि काजीरंगा, मानस, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ओके दोस्तों, ये सब पॉइंट को आपको अच्छे तरह से नोट कर लें, जिससे सारे प्रतियोगिता में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है सब में काम आने वाला है। ओके दोस्तों, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता एग्ज़ाम हो, उससे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस पॉइंट को सिर्फ नोट कर लें। हर एक एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे जाने वाले आपका क्वेश्चन है सब। ओके दोस्तों, ये हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन आपको आना कंपलसरी है। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कुरनूल रॉक गार्डन पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके दोस्तों, कुरनूल रॉक गार्डन और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके दोस्तों, किसमें? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चौथा नंबर पॉइंट है आपका, रणथंभौर सरिस्का, ओके दोस्तों, कुमारकोटा राष्ट्रीय उद्यान और जैसलमेर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल पर। तो आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है, मतलब 3 देशों से लगती है। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं जो है वो 3 देशों से लगती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं वो कौन कौन से देश है जिससे अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है या मिलती है। ओके दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं है वो चीन, भूटान, म्यांमार की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और कुछ भारतीय राज्य भी है जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से मिलती है या लगती है। ओके दोस्तों, वो राज्य कौन सा है? वो असम और नागालैंड है। ओके, जो सीमा साझा करता है किससे? अरुणाचल प्रदेश से। ओके दोस्तों, और तीसरा नंबर पॉइंट जो है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर है। ओके दोस्तों, कहाँ है? ईटानगर है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। उसके मुख्यमंत्री की बात करें तो पेमा खांडू है, और राज्यपाल की बात करें तो केवल्य त्रिविक्रम परनायक है। ओके दोस्तों, ये सब आपको जानना बहुत अत्यावश्यक है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं इसी पर से आपका अगले सवाल पर, और ये सवाल नंबर है आपका 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ओके दोस्तों, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1994 में, ऑप्शन डी 1971 में। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1973 में। ओके दोस्तों, 1973 में जो है आपका टाइगर परियोजना कार्यक्रम शुरू किया गया था। ओके दोस्तों,
तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ विशेष पॉइंट को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, विशेष पॉइंट को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, पहला नंबर पॉइंट है कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम से बाघों का संरक्षण करना। ओके, टाइगर परियोजना का काम है बाघों का संरक्षण करना। ओके दोस्तों, और हमें ये भी पता है बाघ जो है भारत का एक राष्ट्रीय पशु है। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में है और यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ओके दोस्तों, यह भी आपको जानना जरूरी है। ओके दोस्तों, और चौथा नंबर पॉइंट की बात करें कि वर्तमान 2023 तक, मतलब वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। ओके दोस्तों, कितना? 53 टाइगर रिजर्व है। ओके, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। ओके दोस्तों, कहाँ पे बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में है, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है। ओके दोस्तों, पाँचवें नंबर पॉइंट की बात करें कि विश्व में बाघों की कुल जनसंख्या का 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। ओके, कहाँ पाया जाता है? भारत में। किसका? विश्व का कुल बाघों की जनसंख्या का जो है वो भारत में 70% बाघ पाए जाते हैं। ओके, छठा नंबर पॉइंट है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी या किया गया था। ओके दोस्तों, और सिर्फ मात्र 9 बाघों से शुरू किया गया था। किससे? 9 बाघों से शुरू किया गया था। ओके दोस्तों, और 2006 में पहली बाघ गणना हुई थी। ओके, पहली बार जब बाघ का गणना हुई थी वो कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और यह बाघ गणना जो है हर 4 साल के अंतराल पर किया जाता है। हर 4 साल के अंतराल पर किया जाता है। 2022 के गणना के अनुसार 2022 के गणना के अनुसार अब बाघों की संख्या 3167 है। कितना है? 3167 है। ओके दोस्तों, कितना है? 3167 2022 के जनगणना के अनुसार है। ओके दोस्तों, और कितने बाघों से शुरू किया गया था? 9 बाघों से शुरू किया गया था। ओके दोस्तों, कितने बाघों से? 9 बाघों से, मतलब 9 बाघों से ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसका शुरुआत किया गया था। और कहाँ से शुरू किया था? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू की गई थी। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और यह है सवाल नंबर आपका 4। चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप स्थल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है पश्चिमी घाट को, ऑप्शन बी पूर्वी घाट को, ऑप्शन सी पश्चिमी हिमालय को, ऑप्शन डी पूर्वी हिमालय को। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक तप स्थल कहा जाता है। ओके दोस्तों, इसका कुछ विशेष पॉइंट को हम जान लेते हैं। इसका विशेष पॉइंट कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है कि पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ओके दोस्तों, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉट स्पॉट है। ओके दोस्तों, और तीसरा पॉइंट है हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मारियस ने 1988 ईस्वी में किया था। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आपका अगले सवाल पर। ओके दोस्तों, यह है सवाल नंबर आपका 5। पाँचवा नंबर सवाल ये कह रहा है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। ओके सर, हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हिमाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, क्या है? हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। इधर तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। ओके दोस्तों, क्या है? जम्मू कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आइए दोस्तों, इसका कुछ विशेष पॉइंट को हम जान लेते हैं। इसका कुछ विशेष पॉइंट इस प्रकार है। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है यह श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर? ये जो कौन सा है, ये दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन श्रीनगर से ये 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 141 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ओके दोस्तों, इसका स्थापना जो हुआ था ये 1981 ईस्वी में हुआ था। ओके,
इसका स्थापना किसका, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना हुई थी ये 1981 में हुई थी। ओके दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है हिमालयन काले हिरन जिसको हंगुल के रूप में जाना जाता है, इसकी रक्षा और संरक्षण करना इसका उद्देश्य है, किसका, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान का। ओके दोस्तों, चलते हैं इसी प्रकार से आपका अगले सवाल पर, और ये आपका छठा नंबर सवाल। ओके दोस्तों, तो छठा नंबर सवाल ये है कि जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। ओके, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर का। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी है उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर का। ऑप्शन सी है निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर का। ऑप्शन डी है निम्न जन्म और उच्च मृत्यु दर का। ओके दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है, उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर के कारण हमारा जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर है। ओके दोस्तों, आइए इसका विशेष पॉइंट को जान लेते हैं। इसका विशेष पॉइंट कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र, पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में भारत की जनसंख्या 145 करोड़ होने का अनुमान है। ओके दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में भारत की जनसंख्या 145 करोड़ होने का अनुमान है। ओके दोस्तों, पॉइंट 2, भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.78% है। ओके, 17.78% है। ओके दोस्तों, कुल जनसंख्या, विश्व का कुल जनसंख्या का भारत का जो जनसंख्या है वो 17.78% है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से चलता आपका अगला सवाल पर, और यह सवाल नंबर आपका 7। यह सवाल नंबर आपका 7। 7वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर संघ व राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी है उत्पादन शुल्क, ऑप्शन सी है निगम कर, ऑप्शन डी है विक्रय कर। ओके दोस्तों, मतलब ऐसा कौन सा कर है जो राज्य और संघों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है। ओके दोस्तों, विभाजित नहीं किया जाता है, तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, विक्रय कर को दोनों के बीच में विभाजित नहीं किया जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, इसका कुछ विशेष पॉइंट को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो कुछ विशेष पॉइंट इस प्रकार है। पहला पॉइंट है कि विक्रय कर संघ व राज्य सरकार दोनों के द्वारा लगाया जा सकता है। ओके दोस्तों, लगाया जाता है। ओके दोस्तों, इसलिए दोनों के बीच में विभाजित नहीं किया जाता है। ओके दोस्तों, विक्रय के प्रकार, मतलब विक्रय के कितने प्रकार होता है मतलब। ओके दोस्तों, तो पहला जो प्रकार है वो प्रत्यक्ष विक्रय है, और दूसरा जो है वो अप्रत्यक्ष विक्रय है, और तीसरा जो है वो ऑनलाइन विक्रय है, और चौथा जो है वो ऑफलाइन विक्रय है। ओके दोस्तों, तो चलते इसी प्रकार से आपका अगला पॉइंट पर। ओके दोस्तों, अगला सवाल पर, और यह सवाल नंबर आपका 8। 8वां नंबर सवाल है कि प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था। प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था। आपका ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1980 में। 1980 में। ओके दोस्तों, तो बस सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1969 में एक साथ सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके दोस्तों, तो चलते हैं इसका कुछ विशेष पॉइंट को जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है इंदिरा गांधी सरकार के समय सन 1969 में 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके दोस्तों, जो कि इस प्रकार आपको दर्शाया गया, जो इस प्रकार है। इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। ओके दोस्तों, 14 बैंकों का नाम इस प्रकार दर्शाया गया है। ओके दोस्तों, पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक एंड यूनाइटेड बैंक। ओके दोस्तों, इसको एक ही साथ 14 बैंकों का 1969 में इंदिरा गांधी के सरकार के समय राष्ट्रीयकरण किया गया था, और फिर दूसरे बार भी 1980 में भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा पॉइंट में ओके दोस्तों, 6 बैंकों का और भी राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि 1980 में हुआ था। ओके दोस्तों,
और वह 6 बैंक इस प्रकार है। ओके दोस्तों, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक और कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, ये सब उसका 6 बैंकों जब 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 6 बैंक इस प्रकार है। और सन 1900 तीसरा पॉइंट इधर है सर, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि 2019 से पहले भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 21 थे। कितना थे? 21, मतलब 21 थे। और अभी वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या मात्र 12 हो चुकी है, मात्र 12 हो चुकी है, जो 12 बैंक इस प्रकार है। और कौन सा बैंक कब राष्ट्रीयकृत किया गया सब दर्शाया गया है। ओके दोस्तों, सबसे पहला बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया था सर। ओके दोस्तों, 1955 में। उसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1969 में। मतलब बाकी सभी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो सब हुआ था 1969 में हुआ था। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक एंड कैनरा बैंक, सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1955 में ही इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ओके दोस्तों, तो चलते हैं इसी प्रकार से आप अगले सवाल पर। यह है सवाल नंबर आपका 9। 9वां सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है। ओके दोस्तों, किसमें विधान परिषद नहीं है? आपका ऑप्शन है बिहार में, आपका ऑप्शन बी है झारखंड में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, झारखंड में विधान परिषद नहीं है। ओके दोस्तों, विधानसभा हर राज्य में होता है, विधान परिषद किसी किसी राज्य में ही पाया जाता है या होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं किस किस राज्य में विधान परिषद है और किस किस में नहीं है। ओके दोस्तों, थोड़ा एक झलक देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ओके, तो किस किस में है? सबसे पहला बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है और उत्तर प्रदेश में। ओके, 6 राज्यों में आपका क्या है? विधान परिषद है। और जो जो राज्य में है उसमें विधान परिषद का कितना सीट है? बिहार की बात करें तो बिहार में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है, कर्नाटक में 75 है, तेलंगाना में 40 है, महाराष्ट्र में 78 है, उत्तर प्रदेश में 100 है। ओके दोस्तों, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लें। ओके दोस्तों, चलते इसी प्रकार से आपका अगला सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 10। 10वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवन अवधि क्या है? मतलब कितना समय होता है उसका, उस लाल रक्त कोशिका का जीवन चक्र क्या है, मतलब कितना समय है? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, ऑप्शन डी 190 दिन। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 120 दिन का होता है सर। ओके, 120 दिन जो होता है लाल रक्त कोशिका का जीवन अवधि जो होता है, ओके, उसका समय जो होता है वो कब तक जीवित रहते हैं, कितने दिनों तक, मतलब 120 दिनों तक लाल रक्त कोशिका जीवित रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। ओके दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ विशेष पॉइंट है जो हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं विशेष पॉइंट पर। तो विशेष पॉइंट कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है कि लाल रक्त कोशिका का औसतन जीवन अवधि 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का होता है दोस्तों। दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि लाल रक्त कोशिका को संचरण तंत्र से हटाना इरिप्टोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? इरिप्टोसिस कहलाता है। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट है कि प्रत्येक सेकंड में, ओके दोस्तों, 2.5 लाख लाल रक्त कोशिका मृत होती रहती है। ओके, मृत होती रहती है। और मृत लाल रक्त कोशिका पलिया में जमा होती है। किसमें? पलिया में जमा होती है। इसे लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको? पलिया को। ओके, क्या कहा जाता है? पलिया को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। ओके, तीसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि लाल रक्त कोशिका के जीवन अवधि का निर्धारण हॉकिंस और व्हिपले द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया था। ओके दोस्तों, किसमें? हॉकिंस और व्हिपले द्वारा 1938 में किया गया था। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों,
तो आज का क्वेश्चन, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।